अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बच्चों। तो आज आप पढ़ने वाले हो क्या? नहीं, कुछ पढ़ने वाले नहीं हो। आज आप करने वाले हो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर अल्लाह के फजल से 2-3 महीने में लगा के मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। खैर, तो आज हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, न्यूमेरिकल्स मोस्टली बच्चों को करने में वाकई ही मौत आती है। मुझे भी क्या करती थी अपने टाइम में। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते हो साथ साथ में आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगाते। ठीक है, हमें ये लगता है कि फिजिक्स को रट्टा लगा लिया, थ्योरी याद कर लिए या ला याद कर लिया, समझ लिया तो वो बस ख़त्म। ठीक है, लेकिन जब तक आप सिंपल क्वेश्चंस नहीं ना लगाते तब तक आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी नहीं लगाना आता। अब सारे बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि बस क्या किया कि सारे चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, मैथमेटिकल डेरिवेशन की, रट्टा लगाया और करके आगे जंप किया न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और न्यूमेरिकल्स पे आके देखा तो देखा कि हैं हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। सवाल हमसे उन्होंने मतलब पूछा, पढ़ाया हमें ये है कि यहाँ से यहाँ पे चले जाओ। सवाल हमसे पूछा हुआ है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। अब इसको हम कैसे करें? फिर बच्चे बुक को देखते हैं तो उनके पास फिर एक ही मतलब सोल्यूशन बचता है, वो ये कि वो न्यूमेरिकल्स को रट्टा लगा लें, फार्मूलाज को रट्टा लगा लें। और मज़े की बात बताऊँ, मैं खुद यही किया करती थी। क्यों? क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चंस लगाना नहीं सीखते। तो जैसे इसके लिए टिप ये है कि अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स आपको इजीली आ जाएं, तो टिप इसकी सिर्फ यही है कि जब आप टॉपिक पढ़ते हो उसके साथ ही जैसे ही फार्मूला ड्राइव करते हो उसी वक्त आप अपने क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स खुद से लगा लिया करो, या फिर पास्ट जो MD कैट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, MCQs हैं, वो साथ साथ। यानी जब आपने टॉपिक को प्रिपेयर करना है ना, उसी वक्त आपने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने आओगे ना, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर थोड़ी सी प्रमोशन मैं कर लेती हूँ अपने चैनल की कि मैं जो भी टॉपिक्स यहाँ पे मौजूद हैं उनमें मोस्टली सब में मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगवाए हुए हैं। यानी जैसे ही फार्मूला ड्राइव होता है तो उसके आगे न्यूमेरिकल्स लग जाते हैं, या पास्ट MD कैट क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगाए होते हैं। तकरीबन सब में, कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन यानी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ना लगवाए हों। इनफैक्ट क्रिस्चफ रूल जो है उसमें तो सारे हैं ही प्रॉब्लम, यानी सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक आपको क्वेश्चन है। जैसे अगर आपकी बुक में देखो तो थ्योरी इतनी सी है, यानी एक ये आधा ये पेज है फर्स्ट लॉ का और इतना सा ये पेज है सेकंड लॉ का, और क्वेश्चन आपसे आगे वाली एग्जांपल देख लो कितनी मुश्किल है। तो अगर आप क्रिस्चफ रूल को समझना चाहते हो तो जाके क्रिस्चफ रूल की वीडियो देख लो। ठीक है, तो काफ़ी सारा लेक्चर हो गया, काफ़ी सारी बातें इर्द गिर्द की होगी, टाइम ज़ाया हो गया आपका। तो अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है आज आपके न्यूमेरिकल्स, वो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका इजी है। वो पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, यानी ये आपके पास है बैटरी, इसके साथ आपने लगाया हुआ है बल्ब। ठीक है, ये है आपका सर्किट, इसके साथ आपने लगाया हुआ है बल्ब। ठीक है, ये लो। अब होता ये है, वो कह रहे जी इसके अंदर से करंट पास कर रहा है ऑफ कोर्स, और हम यहाँ से कलर डिफरेंट कर लेते हैं। करंट यहाँ से पास कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता होता है करंट, इधर जाता है, इधर जाता है और इधर से इधर आता है। अच्छा, और ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है, बल्ब नहीं बल्ब, ओके आई नो, ओके, ये ग्लो करता है। अब वो कहता है जी इस बल्ब के अंदर 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट, ऑफ कोर्स कितने हैं 60 सेकेंड्स। कह रहे अगर इसके अंदर से 1 मिनट के अंदर 300 मिली एम्पेयर करंट जो है वो पास करता है, यानी अब आपको करंट की वैल्यू भी दे दी है, कितना 300 मिली एम्पेयर, और इसको साथ में जब आपने एम्पेयर में कन्वर्ट कराना है तो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन का तो पता है, यानी ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं इनकी वैल्यूज़ का पता है, फिर तो मौजे मौजे हैं कि मिली जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ के। ऐसे लगा लो, बस गल ख़त्म। यानी अब ये ऐसे ही लगा लो या
अगर आप इसको, अगर मिली का वैसे आपको नहीं पता, ये आपको याद नहीं रहता, तो सिंपली आप क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड करा दो। तो ये आपके पास हो जाएगा, 2 0 इससे गए और ये 10 की वजह से 0.3 एम्पीयर। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह लिख लो या इस तरह से लिख लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई, ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या हुआ है आपसे, पूछा है आपसे कि इसके अंदर से इतने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, यानी इस करंट बल्ब के अंदर से 1 सेकंड में, यानी इतने टाइम में कितने, 1 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। देखो बेटा आपको पता ही है ना कि चार्जेस जब मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, ये तो सारी बेसिक बातें हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे फार्मूला क्या पुट करोगे, देखो करंट का फार्मूला आपके पास होता है, करंट का फार्मूला होता है क्या बोला, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है। अब अगर आप चार्ज देखो, टोटल चार्ज अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपने क्या करना है बेटा, देखो ये फार्मूला आ गया, तो पहले आप चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज निकाल लो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बाद में निकाल लेना, पहले देखो करंट कितना है 0.3 एम्पीयर, और चार्ज कितना है आपके पास, वो फाइंड करना है आपने। टाइम कितना है 60 सेकेंड। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू चार्ज। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कैलकुलेटर हो गया ऑन, अच्छा ओके। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया आपके पास 18, यानी अभी आपके पास टोटल चार्ज आ गया 18 कूलम, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 18 कूलम चार्ज इसमें से पास कर रहा है। कूलम का मतलब यही होता है ना कि 1 सेकंड में इतना चार्ज। देखो अब Q इज इक्वल टू N इंटू E, ये है इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये N फाइंड करना है, यानी ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चार्ज। अब चार्ज आपके पास 18 कूलम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻90, ओके, ये आपके पास है। अब आप इसको भी कैलकुलेटर से कर लो, देखो 18 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ गया आपके पास 11.25, और ये 10⁻⁹ ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब बेटा साइंटिफिक नोटेशन में ना आप पॉइंट को हमेशा एक डिजिट के बाद लगाते हैं, नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ पर जब आप पॉइंट को इधर लेके आओगे तो इस पावर में एक ऐड हो जाएगा ना, जब पॉइंट को इधर लेके आते हैं तो पावर में से एक माइनस होता है, इधर लेके आते हो तो प्लस हो जाता है, तो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर। तो पहला न्यूमेरिकल आपका हो गया है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 यानी 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से इधर पास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा था, अगला भी थोड़ा सा सिंपल ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उसमें वो कहते हैं कि एक चार्ज ऑफ 90 कूलम पास थ्रू अ वायर इन 1 आवर, यानी अभी आपको क्या दिया हुआ है चार्ज, कह रहे एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, और जी यहाँ से इसको बैटरी से जोड़ा ऐसे। कह रहे हैं जी इसके अंदर से जो चार्ज गुजर रहा है, यहाँ से चार्ज कितना है 90 कूलम,
ठीक है, वो इससे पास करता है। और कितने टाइम में करता है? 1 और 15 मिनट। इसको पहले आप सेकंड में कन्वर्ट कराओगे। सेकंड में कैसे कन्वर्ट कराओगे? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कराने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा लो, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएंगे सेकंड में। तो जी 15 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास आ गया 900, तो 3600 जमा 900 सेकेंड्स। अच्छा, ये ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा, इसके साथ आएगा, क्योंकि इसके साथ लगाया हुआ है, इसके साथ भी। अगर ब्रैकेट के बाहर लगाऊंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 3600 ऐड अप कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया 4500 सेकेंड। ठीक है, अब सेकंड आपके पास आ गया। पूछा आपसे हुआ है कि आप बताइए कि इस वायर में से कितना करंट पास करेगा। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला वही जो हमने पहले लगाया है। क्या होता है? I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज है आपके पास 90 कूलम, टाइम है आपके पास 4500 सेकेंड। तो आप इसको डिवाइड कर दो, 90 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ गया आपके पास 0.02 एम्पियर। अच्छा, जो आपको आंसर दिया हुआ है वो है 20 मिली एम्पियर। देखो बेटा, 20 मिली एम्पियर, अब मिली किसके बराबर होता है? 10⁻³ या 1000 से डिवाइड आपने करना होता है। तो मिली लाने के लिए आप क्या करो, 0.02 है ना, 10⁻³ -3 से मल्टीप्लाई भी करा दो और 10⁻³ से डिवाइड भी करा दो। समझ आ गई? मिली लाने के लिए अगर आप इतना आंसर लिख देते हो ना, वो भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ बुक से मैच कराने के लिए आपने क्या करना है, इसको 10, क्योंकि मिली किसके बराबर होता है मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे भी 10⁻³ के, तो इधर भी आपने इससे मल्टीप्लाई भी करा देना है और डिवाइड भी करा देना है। इस इतना तो मिली आ गया। इसको ज़रा देखो, 0.02 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसकी जगह पे मिली आ गया, एम्पेयर वैसे के वैसे। अब ज़रा इसको भी देखो, ये 0.02 है, मल्टीप्लाई 10⁻³ 20 आ गया ना, तो इसका मतलब है ये आपके पास 20 मिली एम्पेयर। ये आपका आंसर है। समझ आ गई? ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आप लोगों को न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओम लॉ, एंड फिर वही बात कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिवीजन दी हुई है, और रिवीजन दे के आपसे ये कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन पूछ लिया है, और ये आपको ऑफ कोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बेटा फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो ना, या बड़ी क्लासेस में भी कहाँ, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी चले गए तो ठीक है, अगर आपने एमएससी कर ली किसी थके हुए कॉलेज से, जैसे हमारे यहाँ पर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना दिए हैं, तो फिर तो वहाँ पे भी मुश्किल ही है। लेकिन बेहतर है कि आप अपनी मदद आपके तहत पढ़ो, और क्वेश्चन नहीं आते तो आप यूट्यूब से लेक्चर लो कि कोई अच्छा टीचर, अगर आपके स्कूल के टीचर अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि मसला ये होता है ना कि क्लास में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं और टाइम लिमिटेड होता है, तो फिर टीचर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, और वो कहता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करवाया जाए बस। खैर, हर बंदा जो है ना, उसके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपने अपने सिचुएशन में होता है। तो आप लोग ये पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है ना, इसको पहले समझ लो अच्छे से, और इसका एक फुल लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो।
अच्छा जी, ये आपके पास सर्किट है और आपसे पूछा जाता है कि आपने एक तो बताना है कि जी इसकी इक्विवेलेंट यानी इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और फिर आपने ये भी बताना है कि हर रजिस्टर में सोर्स कितना करंट देता है, यानी इस बैटरी से करंट निकलता है ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इधर 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 कितना करंट आता है। तो हम बारी बारी ये दोनों चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बेटा ये देखो, ये आपको पहले पता होना चाहिए सीरीज और पैरेलल में। यहाँ पे ना मैं दोबारा से बनाती हूँ इसकी डायग्राम को और फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो ओके, ये है आपका वही वाला सर्किट जो आपको द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सॉल्व करने के लिए दिया है। ओके देखो बेटा, यहाँ से करंट आता है ऐसे, यहाँ से गया सुकून से ऐसे, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचा तो उसके पास दो रास्ते थे, तो कुछ करंट इधर गया कुछ करंट इधर गया, करंट डिवाइड हो गया। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होता है ना, जहाँ पे करंट के लिए दो रास्ते होते हैं, तो समझ लो वो रजिस्टर जो है वो पैरेलल में है। अब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले दो रजिस्टर जो है ना वो पैरेलल में है। यहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाता है आके, यानी यहाँ से इधर आया इधर आया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया और यहाँ से इकट्ठा होके इधर आ गया और टोटल। इसका मतलब ये है कि पहले हम इस पैरेलल वाले को हल कर लेते हैं, बाद में इस सीरीज वाले को हल कर लेंगे। पहले इन दोनों से हाथ दो हाथ करते हैं और इन दोनों की इक्विवेलेंट को मैं लिख लेती हूँ आर इक्विवेलेंट 1। अब आपको पैरेलल जो होता है ना उसका एक फार्मूला होता है, वैसे सिंपल जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी हैं आपके। लेकिन शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ, तो अगर काम आसानी से होता है तो हमारा दिमाग ख़राब है कि हम ज़्यादा मुश्किल में जाएं। तो सिंपली आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1, यानी इन दो का मैं देख रही हूँ अभी, इन दो का आर इक्विवेलेंट 1 बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर एडिशन। प्रोडक्ट इन दोनों का क्या आएगा, 6×6=36, 6 ओम 6 ओम और एडिशन 6 + 6 ओम, तो ये आ जाएगा 36 ओम का स्क्वायर 12 ओम, पहले तो ओम से ओम गया और 3 बार 36 तो 3 ओम। ओके, ये होगी आपकी इक्विवेलेंट। अच्छा बेटा आर इक्विवेलेंट सच मुझे याद आ गया, वो बता रहा था। तो बेटा देखने में आपको ये 3 रेजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, 3 सर्किट में अलग अलग लगे हैं, लेकिन ये सब जो हैं इस सर्किट में लगकर एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेंगे। यानी जब ये सर्किट में लग जाएंगे तो ये एक रेजिस्टर के तौर पर एक्ट करेंगे, यानी ये 3 जो हैं वो एक के तौर पर एक्ट करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर इनको जमा करके आपके पास 6 आता है, यानी आर की इक्विवेलेंट, अब देखोगे भी आप 6 ही आएगा। तो अगर आप इसकी आर इक्विवेलेंट 6 आती है तो इसका मतलब ये है कि लगाए तो आपने अलग अलग हैं, 2 6 का लगाया, 3 का लगाया, लेकिन जब आप इनको इकट्ठा करोगे तो ये एक रेजिस्टर के तौर पर एक्ट करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस 6 है। ठीक है, ये एक, जैसे अब आपने इन दोनों की इक्विवेलेंट निकाल ली है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक के तौर पर एक्ट कर रहे थे। अब हम इन दोनों को जोड़ लिया ना, इसकी इक्विवेलेंट निकाल ली, तो अब आपने क्या करना है, इसका सर्किट में दोबारा बनाती हूँ। देखो इन दोनों को जोड़ के हमने एक कर लिया, कितने का बना, 3 ओम का। समझ आ गई, इन दोनों को जोड़कर 3 ओम का एक रेजिस्टर बन गया है। अब आपने क्या करना है, इससे अगला ये वाला, फाइन, इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ा तो 3 ओम ये बन गए, 3 ओम का ये अगला, राइट। अब आपने, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, देखो ना कि करंट जो है
वो यहाँ से यहाँ सेम ही, जितना इधर आ रहा है उतना इधर जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये सीरीज में है, ये पैरेलल में नहीं है। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट निकालनी है। तो अब ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में है तो इन दोनों को आपने क्या करना है, सीरीज में हो तो ये समेशन सिंपल होती है इसकी, ठीक है। तो ये कितने होंगे, 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 6 ओम। तो ये टोटल इक्विवेलेंट आपके सर्किट की 6 ओम है। अच्छा बेटा देखो, देखने में लग रहा था कि ये तो 6 के हैं, 6 के 3, तो 6 12 3 15, तो होना तो यही चाहिए था 15 की है, लेकिन ये तो रेजिस्टेंस 6 की है, यानी जितने का ये एक था उतना ही इफेक्ट इन तीनों का था। वजह इसकी क्या है बेटा? वजह इसकी ये है कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाती है ना, तो सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब भी आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हो तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी जो सबसे छोटा रेजिस्टर होता है ना, टोटल रेजिस्टेंस उससे भी छोटी आती है। समझ आ गई? तो अच्छा, जब भी आप समझ आ गई ना कि पैरेलल में जो आप रेजिस्टर लगाते हो तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन जब आप सीरीज में लगाते हो तो बढ़ जाती है। ये होता है, सही है। तो ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। एक चीज़ बेटा आपने ये भी याद रखनी है, ठीक है। कौन सी चीज़? लेट मी ड्रॉ योर सर्किट डायग्राम अगेन एंड देन वी विल डिस्कस इट अगेन। अब दूसरी चीज़ जो रह गई है वो ये है कि ये टोटल, यानी हर रेजिस्टर जो है वो बैटरी के टोटल करंट में से कितना हिस्सा लेता है, ठीक है, कितना हिस्सा लेता है। तो अगर ये आपका सर्किट हो, सबसे पहले हम रेजिस्टर भाई साहब को बनाएंगे। जिंदगी के प्रॉब्लम्स कम थे, जो फिजिक्स के भी प्रॉब्लम्स आ गए। ओके, तो देखो बेटा, ये दो रेजिस्टर्स जो है ना, ये वाले, वो डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच है, यानी इन दोनों का जो क्या कहूँ कनेक्शन है ना, वो बैटरी के साथ डायरेक्ट है। तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी जो यहाँ पर आपको 6 वोल्ट की दी हुई है, 6 वोल्ट की दी हुई है, तो इस यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट का ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये जो होते हैं ना रेजिस्टर, वो बैटरी के साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो इसी वजह से जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही इन दोनों का होता है, ठीक है। इसका भी 6 वोल्ट होगा, इसके लॉन्ग भी 6 वोल्ट होगा, ठीक। यानी अगर ये 6 वोल्ट है तो यहाँ पर यानी यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 वोल्ट, ऐसे है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 वोल्ट, तो यहाँ पर 6 वोल्ट, बैटरी के बिल्कुल बराबर। अच्छा, लेकिन जब सीरीज में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीरीज वाला जो है, ये वाला डायरेक्टली थोड़ी अटैच है, पहले ये अटैच है फिर ये अटैच है। तो सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। पैरेलल में करंट चेंज डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज रहता है, और सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। मैं लिख देती हूँ, इन पैरेलल कॉम्बो ओके, potential difference remain same but current divides, ओके। लेकिन जो सीरीज होती है, इन सीरीज कॉम्बो यहाँ पे करंट सेम रहता है, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पर करंट
remains equal but potential difference divides. ओके, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने फाइंड करना है करंट, ठीक है, R1 में से भी R2 में से भी। तो देखो इसके अंदर से जो है वो I1 बोल दो, इसके अंदर से I2 बोल दो, इसके अंदर से I3। अब देखो रेजिस्टेंस तो इन दोनों के सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, क्योंकि दोनों 6-6 के हैं ना। ये तो बाई चांस 6-6 के हो गए ना, अदरवाइज अगर ये 6 और 5 के होते फिर तो करंट डिफरेंट होना था। लेकिन करंट बेसिकली कोई भी बेटा सर्किट है ना, रेजिस्टर है, उसके अंदर से आपने करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है एक के अंदर से, तो आप ओम लॉ यूज़ करते हो, किरचॉफ रूल भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपका अब अगला काम है कि आपने क्या फाइंड करना है। एक तो आपने फाइंड करना है कि टोटल करंट ये सर्किट कितना लेता है, टोटल करंट फ्रॉम सोर्स, कि सोर्स में से टोटल करंट कितना निकलता है, ठीक है। फिर आपने करंट फ्रॉम ईच रजिस्टर भी फाइंड करना है कि ये वाला करंट ये वाले रजिस्टर में से कितना, ये वाले में से कितना, ये वाले में से कितना। तो करंट यानी करंट थ्रू R1, R2 एंड R3, ये भी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टोटल करंट फाइंड कर लो। टोटल करंट किसके बराबर होगा, यानी आई टोटल बराबर होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई निकालना है, तो V टोटल ओवर आर इक्विवेलेंट, यानी इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो बैटरी देती है और इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं वो आप निकाल चुके हो 6। तो टोटल इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट आपके पास है 6 ओम, तो ये है 1 एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकलता है, सही है। अब बच्चों देखो 1 एम्पियर करंट यहाँ से तो निकल गया, आगे जाके क्या होता है वो इक्वली इन दोनों में तब तकसीम हो जाता है, ठीक है। आई टोटल सॉरी, यहाँ पे मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ ऐसे। अब देखो बेटा, क्योंकि इन दोनों की रेजिस्टेंस तो सेम है, बाई चांस दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है बैटरी का, तो इसका मतलब है कि ये I1 जो है इन दोनों में टोटल करंट जो है वो 2 में तकसीम हो जाता है। तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको, आई टोटल बाई 2, क्योंकि ये 2 में तकसीम जो हो गया, तो I1 और I2 बराबर हैं, और वो बराबर किसके हैं कि टोटल करंट 2 में तकसीम हो गया। तो ये कितना था 1 एम्पियर बाई 2, और ये आ गया आपके पास 0.5 एम्पियर, ठीक है। यानी आपके पास I1 भी 0.5 और I2 भी 0.5। अब आपने देखना है कि इसमें से कितना करंट पास कर रहा है। देखो बेटा ये कितना है 3, तो अब ये सीरीज में है, आपको पता है कि यहाँ से 0.5 आया, 0.5 आया, यहाँ से मिलकर दोबारा से यहाँ पर 1 एम्पियर ही हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में जो होता है ना रेजिस्टर उसके अंदर से उतना ही करंट पास करता है जितना शुरू से आ रहा होता है। तो यहाँ पर I3 आपके पास कितना होगा आई टोटल के, और I3 इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। ओके, उससे अगला क्वेश्चन है आपका, देखो आपसे कहा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर बार है आयरन की 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, यानी आपके पास ऐसी बार है 3 डायमेंशन ऐसे।
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बार है आयरन की। अब वो कहते हैं यानी इसकी ये जो सरफेस एरिया है ना, पता क्या कैसी है, मतलब देखने में कुछ ऐसी है, और ये वाला जो एरिया है उसका सरफेस एरिया कहते हैं इस वाली चीज़ को, इस वाली ये वाली कहते हैं 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर उसकी इतनी लंबाई, तो कहते हैं जी यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और आपसे कहता है जी कि लेंथ जो है उसकी 40 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो है वो 40 सेंटीमीटर है। फाइंड करो जी रेजिस्टेंस, आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। अगर उसकी रेजिस्टिविटी है 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो बेटा रेजिस्टेंस का पहले तो आपको मतलब फाइंड आपने क्या करनी, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस बराबर होती है रॉ L/A। अब ये A क्या है, A है इसकी ये जो सरफेस है ना, देखो रेक्टेंगल, समझो ये रेक्टेंगल है, इसको इमेजिन कर लो कि ये रेक्टेंगल है, तो एरिया जो होता है वो इस सरफेस का होता है, इस वाली का, और ये वाली लेंथ होती है। अब इसका एरिया देखो, अगर मैं इसको यानी ये ऐसे बनाया हुआ है, इसको उल्टा कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगी ना ऐसे, यानी ये आपको अगर मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूँ तो आपके पास कैसी इसकी शक्ल कैसी नज़र आएगी, ऐसी ऊपर से ऐसी नज़र आएगी ना, यानी अभी ये ऐसे पड़ी है, मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये ऐसे नज़र आएगी ना, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर होता है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, यानी आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻², और क्योंकि स्क्वायर भी है तो फिर स्क्वायर भी आएगा और साथ ही आगे मीटर। तो एरिया आपके पास हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो 2 बार, क्योंकि पार की पार मल्टीप्लाई हो जाती होती है, ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है। अब आपके पास लेंथ भी है, एरिया भी है, वो है ना एक मीम भी तो है, सबूत है, गवाह है, और एक भी और चीज़ कहते हैं कि तो मर्डर है। अच्छा, तो ये आपके पास एरिया आ गया। एक तो बोलते बोलते मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों स्लो हो जाती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अब रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे, देखो रॉ आपके दी हुई है 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर, ओके। लेंथ आपको दी हुई है 40 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है ना वो, डिवाइडेड बाय एरिया क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये जीरो भी है साथ में, -4 मीटर स्क्वायर, उस साथ में स्क्वायर भी आएगा भैया। अच्छा, अब ज़रा आप इसका दो हाथ कर लो इसके साथ, वो कैसे होंगे, देखो पहले तो ये 10 आ गया यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी क्या, कैसे, ये 11 ये 10, 11 मल्टीप्लाई बाय 10, यही मुझे पता है कि 110 होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ना पता हो। 110 नहीं मुझे पता है, आपको भी आता है, बुरा ना मानो बस। -8 ये -2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4, और ये मीटर से मीटर गया, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ये मीटर ओम मीटर, ठीक है। अभी आ गया 110 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये हो गया -10, -10 में से 4 गए, -6, मीटर से मीटर गया, मतलब पर मीटर से मीटर गया, यो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से पॉइंट को इधर ले जाओ, आपको पता है ना कि पॉइंट को इधर से इधर लेके जाएं तो माइनस होता है, इधर से इधर लेके जाएं तो माइनस होता है, 2 डिजिट इधर ले गए तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, 6 में से 2 गए -4, ये आपके पास आंसर है, समझ आ गई, ये आपके पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई।
आपको पता है ना, रेजिस्टेंस जो होती है वो मटेरियल पे तो डिपेंड करती ही करती है, साथ में इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसकी शेप कैसी है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन सारे रस्म व रवाज से आज़ाद होती है। उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरा मटेरियल क्या है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसकी क्यूब बना लो, छोटा साइज़ ले लो, बड़ा साइज़ ले लो, 2 मीटर ले लो, 4 मीटर ले लो, 6 मीटर ले लो। उसको बस इस बात से फ़र्क है कि मेरा मटेरियल क्या है, तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो पाकिस्तानी अम्मा अब्बा की तरह बड़ी ही क्या है, नखरीली है। उसको इस बात से तो फ़र्क पड़ता है कि मेरा मटेरियल क्या है, लेकिन इस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि मेरी शेप क्या है। उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज भी होता है। ठीक है, तो यानी आपने पढ़ा तो हो गई कि रेजिस्टिविटी जो होती है मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल की खसूसियत होती है। रेजिस्टेंस के बारे में शायद आपने ना पढ़ा हो। तो रेजिस्टेंस भी मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ वो शक्ल पे भी डिपेंड करती है। उसको ये भी बड़ा इशू होता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं फैट हूँ, मैं स्लिम हूँ। अच्छा खैर, अब फिर आगे जी रेजिस्टेंस का ही चक्कर है। और वो चक्कर है क्या? चक्कर है बड़ा बोरिंग। अच्छा, वो कहते हैं जी रेजिस्टेंस एक आयरन वायर की 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ ओम है। यानी आपको रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर बताई हुई है, R0, वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितनी 4 ओम। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपके पास कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 273 केल्विन। पता है ना केल्विन में कन्वर्ट कराते किसको। अब आगे आपसे कहा जाता है कि रेजिस्टेंस इसकी जब आप 500 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको गर्म कर देते हो, इसको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो RT यानी जब आप इसको 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हो, तो इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी टेम्परेचर आपके पास कितना है 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमें 273 जमा किए तो 73 केल्विन। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको बताया हुआ है अच्छे बच्चों की तरह, वो है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पर केल्विन। फाइंड आपने करनी है कि जब आपने इसको गर्म किया तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब आपको पता है ना कि ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर। अच्छा खैर, अब ये चीज़ें आ गई हैं आपके पास, अगले पेज पे हमने नहीं जाना, हाँ, क्योंकि फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यहीं पे करते हैं पार्टीशन। पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बन गया है, इसको इधर जाना और इसको इधर आना मना है। इसके इधर उधर हम अपनी मर्ज़ी से रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से लूट मार करेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान कुछ लोगों ने मतलब कायदे आज़म ने तो अच्छी नीयत से बनाया था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पर सारा करेंगे, अच्छा रहेंगे। लेकिन उसमें से जो शराफिया थी उनका तो शायद ये था कि हम पाकिस्तान बना लेते हैं, यहाँ पे तो शायद गांधी हमें लूट मार ना करने दे, हम पाकिस्तान में जाके अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं, और फार्मूला होता है इसका अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देख लेने दो भाई मुझे, क्या करें, फार्मूलाज याद नहीं रहते मुझे। अच्छा जी, अच्छा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है वैसे। फार्मूला है इसका RT माइनस R0 बाई R0T। अब ये T बेसिकली क्या है, ये T, ये ना तो ये टेम्परेचर है ना ये टेम्परेचर है, बल्कि इन दोनों का डिफरेंस है। यानी बेसिकली आपके पास T जो है, लेट मी मेक इट क्लियर कि यहाँ पर जो T है वो है T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो T फाइनल आपके पास है 773 माइनस 273 और साथ में केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो 500 केल्विन। अब अगर बुक में आपको, यानी अगर आप हेल्प बुक से देखते हो तो वहाँ पर 500 लगाया हुआ होगा,
तो आपके दिल में शांति उतर आएगी और आप कहोगे कि शायद यही वाला 500 उठा के उन्होंने फार्मूला में लगा दिया। नहीं, बल्कि इन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि अभी तो बाई चांस 500 आ रहा है ना, तो अगर कोई और होता तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा, तो अब हम करते हैं इससे दो दो हाथ। आपको क्या चाहिए, ये डायरेक्ट तो आप नहीं निकाल सकते, तो पहले आपको फार्मूला रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा आर नॉट टी इक्वल टू आर टी माइनस आर ज़ीरो। अब इसको चाहिए तो ये भी उठा के इधर ले जाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा टी आर ज़ीरो प्लस आर ज़ीरो इक्वल टू आर टी। आर ज़ीरो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा टी प्लस वन इक्वल टू आर टी। ओके, अब आपने क्या करना है, फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लो। आर ज़ीरो आपके पास क्या था, आर ज़ीरो आपके पास था 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ओम। अल्फ़ा आपके पास कितना था, 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पर केल्विन। टी आपके पास कितना था, 500 केल्विन प्लस 1। पहले तो ये केल्विन से केल्विन गया, इधर हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। चल पड़ा है कैलकुलेटर भाई साहब, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 500 और ये आ गया आपके पास 2600, और इसमें ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ओम 2600 प्लस वन कर लिया, ये 2601 आ गया, और इसको बाहर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2600 ज़रब 10⁴ ओम इक्वल टू आर टी। अब ये आपके पास, इसको तो आपने उसमें लिखना है ना, इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, और साथ में 10⁻³ भी आएगा, ठीक है। ओह नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम होगी, कैसे कि 10⁻³ इसके साथ है, इसको पहले करते हैं एडजस्ट। तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं जी, आपके पास था 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ इंटू 2600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ प्लस 1 इक्वल टू आर टी, इसके साथ था ओम। तो ज़रा 2600 ज़रब 10⁻⁻3, ये आपके पास 2.6, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ इंटू 2.6 प्लस 1, ये आ गया आपके पास 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। यही आंसर है, बस यही आंसर है। ओके, सॉरी वो आपकी गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, इसी वजह से आंसर गलत आ रहा था। अब अगला क्वेश्चन है एक प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा, और वो है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अच्छा, अक्सर ना बच्चे डायग्राम वाले क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि डायग्राम वाले कौन सा हमारे पेपर में आने हैं और हम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेटा, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर गेटिंग मार्क्स एंड जस्ट गेटिंग पास इन बोर्ड्स। मतलब अब ये थोड़ी है कि आपने सिर्फ बोर्ड में पास होना है और ज़िंदगी में कहीं आपको ज़रूरत नहीं पड़नी। अगर तो आप सिर्फ बोर्ड ही करना है, ठीक है, एफएससी करनी है, उसके बाद आपने कहीं और चले जाना है, कहीं मतलब नहीं पढ़ना ना, फिर तो आप इनको स्किप कर दो। लेकिन अगर आपने बायो भी रखी हुई है, फिर भी तो एमडी कैट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को स्किप ना किया करो ये सोच के कि ये कौन सा बोर्ड में आना है। मतलब अगर आपने मेडिकल नहीं भी लेना तो आगे आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी बेटा, चाहे आप बीएस केमिस्ट्री करो, बीएस फिजिक्स करो, कहीं भी करो, तो वो तो करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए ना आप ज़रा डंडी ना मारा करो, सारी किया करो। और ये बड़े प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, मासूम होते हैं कि आपको क्या कहते हैं भला। अच्छा, ये है रजिस्टर,
ये भी है और ये है, और यहाँ पर आपको एक दायरा सा लगा के दिया हुआ है ऐसे करके। इस दायरे का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है दुनिया में आने का, इसको क्यों पैदा किया गया है? इसको इसलिए पैदा किया गया है बेटा कि इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था कि जी हर जो बैटरी होती है ना उसके अंदर खुद की भी रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को आप सीरीज में शो करते हो। तो ये आपके पास है जी 0.1, ये है 24 वोल्ट की बैटरी, ये है 0.90, ये है जी 6 वोल्ट की, और ये बाहर वाला रजिस्टर जो है वो है 8 ओम का। अब बेटा ज़रा ना आप इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको देखने से पहले ना आप ये देखो कि इसके अंदर करंट कैसा है। ये है 24 वोल्ट की बैटरी, ये है 6 वोल्ट की बैटरी। अब ज़रा करंट देखो, इसकी वजह से करंट जा रहा है इधर को, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ओके। लेकिन इस बैटरी ये जो दूसरी वाली है उसकी वजह से करंट किधर को जा रहा है, इसकी वजह से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे हैं ना, तो टोटल करंट जो आपके पास आएगा वो एक दूसरे के नेगेटिव में होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी आपने इसके इर्द गिर्द ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, यानी वी निकालना होता है, वो बराबर होता है ईएमएफ माइनस आई आर। अगर मैं इसको R1 बोल दूँ, ठीक है, इसको E1 बोल दूँ, इसको E2 बोल दूँ, ठीक है, इसको R2 बोल दूँ, इसको R3 बोल दूँ, तो बच्चे एक बात ना मेरी ज़रा ध्यान से सुनो, ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, मतलब फ़र्क क्या है दोनों में? तो बेटा ये द मोस्ट कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट है जिसको बच्चे समझने की कोशिश भी नहीं करते। अब इसमें है क्या, देखो जब आपने बैटरी बाजार से लेके आते हो, ठीक है, उसके ऊपर लिखा है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जब हम इसको सर्किट में लगाएंगे तो आपको 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। आप बड़े खुश होते हो कि 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्यों नहीं है, उसका जिम्मेदार है ये वाला अंदर ही बैठा हुआ घर का दुश्मन। यहाँ से निकलने वाले चार्ज की कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो इसी घर के दुश्मन से लड़ने में ज़ाया हो जाती है। वही कि जो घर का बेदिल गड़ाए वही, तो यहाँ से निकलने वाले चार्ज की कुछ एनर्जी जो होती है वो यहीं पर इसी सर्किट इसी रेजिस्टर में ज़ाया हो जाती है। इसी वजह से वो एक्सटर्नल सर्किट में आपको हमेशा लिखी हुई वैल्यू से कम का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब देखने में तो नज़र आ रहा है कि 24 वोल्ट है, लेकिन ये वाला जो काम करेगा ये वाला रजिस्टर, ठीक है, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअल होगा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और वो हमेशा ही कम होता है। वही आपने निकालना है कि इस 24 वोल्ट की बैटरी जिसका अपनी रेजिस्टेंस 0.1 ओम है तो कितना होगा। अब करंट नहीं है आपके पास, मसला ये है, यहाँ पे भी करंट नहीं है, तो ये वाला यानी ये भी है ये भी है, ये नहीं है, इसको तो निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालोगे आप, इसको पहले तो आपको V = IR होता है, सिंपल। लेकिन मसला फिर वही है, मसला ये है कि यहाँ पर दो सेल हैं, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पहले तो आपको नेट ईएमएफ की ज़रूरत है ना। नेट ईएमएफ क्या आएगी, बड़ी वाली में से छोटी माइनस कर दो क्योंकि उल्टी है ना। अगर तो सेम डायरेक्शन में होती, इसका करंट भी इधर को होता है इसका भी होता, फिर हम प्लस कर देते, अभी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो E1 माइनस E2, E1 आपके पास क्या है 24 वोल्ट माइनस E2 क्या है 6 वोल्ट, ये आपके पास कितनी आ गई 18 वोल्ट, इतनी आ जाएगी ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरी 18 वोल्ट आपकी ई नेट है। अब रेजिस्टेंस कितनी है, आर भी तो चाहिए, और यहाँ पर 3 आर हैं, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास कितनी आएगी, तीनों सीरीज में है तो जमा कर दो।
R1 प्लस ये वाला बड़ा वाला R, R3 प्लस ये छोटा वाला R, R2। R1 है 0.1 ओम, R3 है आपके पास 8 ओम और R2 है आपके पास 0.9। जब आप इनको जमा करोगे आपके पास आ जाएगा 0.9 प्लस 0.1 प्लस 8, ये आ गया आपके पास 9 ओम। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ईएमएफ है, वो है 18 वोल्ट। जो पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस है वो है 9 ओम। तो पूरे सर्किट में करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू, ओमला कहते हैं मैं हूं ना, तो वो कैसे, V बाई आर। V है आपके पास 18 वोल्ट, R है 9 ओम और ये आ गया आपके पास 2 एम्पियर। अब जिंदगी आसान। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेल 1 देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ड्यू टू सेल 1, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। क्या होगा? V1 इक्वल टू E1 माइनस I1, मतलब IE R1। E1 आपके पास कितनी है? 24 वोल्ट माइनस I कितना है? 2 एम्पेयर। R कितना है? 0.1। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास कितना? V1 इज इक्वल टू 24 वोल्ट माइनस ये आ गया 0.2 वोल्ट, एम्पेयर वोल्ट के बराबर ही होता है। ये हो गया आपके पास सॉरी 24, तो 24 माइनस 0.2 ये आ गया 23.8। यही आपका आंसर है। इसी तरह सेल 2 जो है उसका निकाल लो। बड़ा लंबा लेक्चर हो गया है आज का, आधा आधा करके देख लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब दूसरे सेल के लिए निकाल लो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेल 2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेल 2। यहाँ से भी वही V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2। E2 आपके पास कितना है? 6 वोल्ट। I कितना है? 2। R कितना है? 0.9। तो ये हो गया आपके पास 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 माइनस आंसर ये आ गया आपके पास 4.2 है। ये तो आंसर गलत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर, यानी इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, इसके साथ प्लस। तो V2 किसके बराबर हो जाएगा? 6 वोल्ट प्लस 1.8 और ये हो गया आपके पास 6 प्लस 1.8 7.8। यही आपका आंसर है। ओके, अब आपने करने हैं एंड वाले 2 क्वेश्चन। ये भी हो गया। तो एंड वाला क्वेश्चन जो है सॉरी वोल्ट है, ये वो भी आपका सर्किट डायग्राम का ही है और इसमें आपके पास है क्या? कूलम्स सॉरी किरचॉफ लॉ यूज करना है आपने। ये है बैटरी, kind of simpler question as compared to the last one. एक ज़माना था मैं फर इंग्लिश बोला करती थी। लोग ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं, मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ। सही है। सोचती हूँ आप लोगों को लेक्चर भी इंग्लिश में दे दिया करो, लेकिन फिर सोचती हूँ कि फ़ायदा आपको फिज़िक्स पढ़ाने के चक्करों में
फिज़िक्स तो क्या पढ़ाऊँगी, इंग्लिश भी पढ़ाने से रहूँगी। ओके, तो अभी आपने फाइंड करना है कि करंट हर रजिस्टर में से निकालना है। तो कर लो फिर अल्लाह का नाम लेके। अब देखो बेटा, करंट पहले देखो आप, करंट निकालना है। इस बैटरी में से करंट जा रहा है इधर को, इसकी डायरेक्शन है ये वाली, ओके। और इस बैटरी से करंट आ रहा है ऐसे, उल्टा हो गया ना दोनों। इसका मतलब है कि इस करंट में, इस रजिस्टर में से जो करंट गुजरेगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। इस बैटरी की वजह से ऑपोजिट, इस बैटरी की वजह से ऑपोजिट, तो ये नेगेटिव में होगा। अब हम क्या करते होते हैं, लूप बनाते होते हैं। तो लूप आपकी मर्जी, जिस मर्जी डायरेक्शन में बना लो। मेरा ऐसा बनाने को दिल कर रहा है, मैं ऐसे बना लूँगी, मेरी लूप मेरी मर्जी। अब आपने ना हर लूप के लिए एक इक्वेशन लिखनी होती है। दो रजिस्टर हैं आपके पास, इक्वेशन, इसका मतलब सेकंड लॉ में क्या होता है कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आता है ना क्लोज लूप में, वो ज़ीरो होता है। अब ये इस लूप की बात करते हैं, अगर हम इस लूप को I1 बोल देते हैं, इसके करंट को I2 बोल देते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर आ रहा है, और ये इस लूप में भी शामिल है, इस लूप में भी शामिल है। तो अब हमने करना क्या है, करना ये है कि पहले मैं लाइट भी करती हूँ, और माशाल्लाह से लाइट है ही नहीं, भूल गई थी मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। ओके, तो जी यहाँ पर क्या हुआ कि पहले मैं इस लूप के लिए लिखती हूँ। पहले हम बैटरी से शुरू करते हैं बेटा, जहाँ से मर्जी शुरू कर लो, बस वापस वहीं पे आ जाना, कोई मसला नहीं है। यहाँ से शुरू करो, वहाँ से शुरू करो, इस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ, जिस डायरेक्शन में मर्जी जाओ, आपकी मर्जी है। बस जहाँ से शुरू किया है वहीं पे वापस आ जाना। और दूसरा, बस जो रूल हैं दो, उनका ख्याल रखना। रूल क्या होते हैं कि बैटरी में अगर आपकी लूप, बैटरी में सिर्फ लूप देखते हैं, करंट को नहीं देखते। बैटरी में अगर लूप पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है तो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। हाथ मेरे ठंडे हो रहे हैं इस वजह से। अच्छा, मतलब बाद में जिसमें एंटर होगा ना आंसर आपका वही में आएगा। यानी अगर बाद में पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका नेगेटिव में, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है यानी बाद में पॉजिटिव में एंटर हो रहा है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। रजिस्टर में हम लूप और करंट दोनों देखते हैं। अगर तो लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में होगा, अगर से उल्टी है तो पॉजिटिव में होगा। अब यहाँ पर क्या है, लूप देखो, लूप इस डायरेक्शन में है ना, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में है ना, पहले नेगेटिव में फिर पॉजिटिव में, बाद में पॉजिटिव में है, तो ये +9। यहाँ से आप गए इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखा कि दो करंट है, पॉजिटिव यानी I1 भी है, I2 भी है। आपको क्या चाहिए, आपको I1 से मतलब है, उसी से मतलब है ना, दूसरा बेशक बाहर में जाए। लूप की डायरेक्शन देखो, आपका करंट जो है वो ऊपर को जा रहा है, आपकी लूप जो है वो भी ऊपर को जा रही है, तो नेगेटिव आएगा। आपको क्या चाहिए, I1 माइनस I2, और इसकी कितनी है 18 ओम। और जब आप वापस यहाँ पे रास्ते में कोई भी नहीं है 0, तो 9 वोल्ट इक्वल टू ये इधर चला गया, प्लस हो गया, तो 18 I1 और माइनस 18 I2। 9 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपके पास 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 जो है ना उसके लिए लिखना है। इसमें ज़रा आ जाओ, इसमें आपके पास दो रजिस्टर हैं। पहले आप लूप की डायरेक्शन देखो, ये है नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव में होगी ना, +6 वोल्ट। उससे आप आगे आए, देखो करंट की डायरेक्शन भी ये है, लूप की डायरेक्शन भी ये है, तो नेगेटिव में होगा। आपको कौन सा चाहिए, I2, I1 हमारी तरफ से बाहर में जाए। उसके बाद आप यहाँ पर आए, अभी तो I2 ही आया ना, यहाँ पर I1 इधर चला गया, I2 इधर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ I2 ही है। अब लूप की डायरेक्शन भी वही है, करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो नेगेटिव होगा, 12I2 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो ये माइनस की वजह से अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी,
इज इक्वल टू -6। अब आपका ये क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएंगे, है ना। तो जब ये एडअप हो गए तो 20 और 30 30i2 प्लस 18i1 इक्वल टू -6। यहाँ से आप इसको ज़रा तरतीब दे लो, 18i1 माइनस 7 में लगेगा 30i2 इक्वल टू -6 वोल्ट। यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा ना, 6 3 बार 18, 3 बार 18, 5 बार 30 इक्वल टू 1। ये भी आ गया। अब आपने बेटा करना ये है कि ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको दो इक्वेशंस को हल तो करना आता ही है ना। कैसे करते होते हैं कि दोनों में से कोई एक कोफिशिएंट जो होता है ना उसको बराबर कर लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है, तो अगर इसको 6 बनाना हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना। तो यहाँ पर लिख लो, क्या क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 6i1 माइनस 6i2 इक्वल टू 3, यही हो जाएगा। एंड इक्वेशन 2 बाई 2, जब आप इसको 2 से करोगे तो ये 6i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, इनकी लामतें चेंज करनी है। माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 4i2 टू 1, तो i2 आपके पास आ गया 1/4 और ये आ गया ऑलमोस्ट 0. देखो फिर से गलती हो गई, कैसे, यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर भी पहले माइनस था बाद में प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये 5 आएगा, तो ये आ गया आपके पास 1.25। i2 आ गया आपके पास। अब आपने इसी तरह से i1 फाइंड कर लेना है। कैसे, इन दोनों में से जिसमें मर्जी वैल्यू लगा लो। चलो मैं इसमें लगा लेती हूँ 3i1 की वैल्यू कितनी है, i1 आपने फाइंड करना है -5। i2 आपके पास कितना आया 1.25 इक्वल टू -1। अब ज़रा इसको कर लो, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये आ गया आपके पास 6.25, यानी 3i1 इक्वल टू, इधर जाके प्लस हो जाएगा -1 प्लस 6.25, 3i1 इक्वल टू, इसमें से -1 निकाल दो तो 5.25 और इसी को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ गया 1.75 है। गलत क्यों आ रहा है, जरा दोबारा देखते हैं। 5.25 डिवाइडेड बाय 3, 1.75, यहाँ पे 1.25 लिखा हुआ है। देखते हैं कहाँ पे गलती है, गलती कहीं नहीं है, ऐसा ही है। अब होगा क्या, देखो बताती हूँ आपको। ये आपके पास i1 आ गया, तो बच्चे देखो हमें क्या चाहिए, इसमें से दो रजिस्टर में से करंट चाहिए, दो रजिस्टर, एक ये एक ये, ठीक है। अजान हो रही है, अब अजान तक वेट कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको कि आंसर आपका कैसे आया। तो अजान ख़त्म हो गई है, अब हम देखते हैं। देखो बच्चे, आपसे पूछा है कि इस रजिस्टर, अगर मैं इसको R1 बोल दूँ, इसको R2 बोल दूँ, मर्जी आपकी, जिसको मर्जी बोल दूँ, तो इसके अंदर से टोटल करंट कितना था। या तो एक दफ़ा आपने i2 माइनस i1 लिया, एक दफ़ा i1 माइनस i2 लिया, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो करंट थ्रू R1 कितना था, i2 माइनस i1 था ना, तो i2 आपके पास कितना आया था, यहाँ पे ये देखो 1.25, ठीक है 1.25, और i1 कितना आया आपके पास
I1 आपके पास आया 1.75 और साथ में इन दोनों के एम्पेयर। तो ये आपके पास देखो, कैलकुलेटर उठा लो, 1.75 माइनस 1.25, ये आ गया 0.5 और चूँकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो बस इस माइनस का मतलब ये है कि करंट जिस तरह से हमने कंसीडर किया है उसके उल्टी डायरेक्शन में है। आप बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, यानी देखो हाँ आपने कंसीडर किया I2 माइनस I1, यानी आपने इस डायरेक्शन में कंसीडर किया है तो माइनस का मतलब ये है कि ऊपर वाली डायरेक्शन में है। बस डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस है, माइनस से कोई इशू नहीं है। और करंट थ्रू R2, इसको अगर मैं R2 बोल दूँ तो करंट थ्रू R2 कितना होगा? बिल्कुल इतना ही होगा ना, इतना जितना I2 इसमें से टोटल गुजर है वो I2 के बराबर है, और वो कितना I2 आपके पास 1.25। समझ आ गई? अब अल्लाह खैर करे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब एक अगला क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा लंबा है और उसके बोर्ड में आने के चांसेस वैसे कम ही हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। देखो बेटा, यहाँ पे फिर रजिस्टर ही रजिस्टर, यहाँ पे फिर रजिस्टर, यहाँ पर भी रजिस्टर, यहाँ पर भी रजिस्टर, यहाँ पर फिर रजिस्टर। बैटरी लगाना भूल गई मैं, हाँ यहाँ पर एक बैटरी भी लगी हुई है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब देखो बेटा, पहले तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। पहले मैं इनकी वैल्यूज़ दे देती हूँ इनको, जैसे आपको डायग्राम में दी हुई है। ये है 6 वोल्ट, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये भी है 1 ओम, ठीक है। ये है 1 ओम, ये है जी आपके पास 4 वोल्ट की है कि 6 वोल्ट की है, लेट मी चेक इट। 10 वोल्ट की है। ये है आपके पास 2 ओम और ये है आपके पास 1 ओम, सही है। अभी आप करंट देखो इसमें किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस बैटरी में से करंट निकल रहा है, इधर जा रहा है, इधर 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 और इधर, ठीक है। इस बैटरी में से करंट निकल रहा है इधर, फिर इधर इधर, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में, फिर यहाँ से इधर और इधर, ओके। अब आपने लूप कंसीडर करनी है, तो लूप कंसीडर करोगे तो दोनों का करंट क्या है, इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है। पूछा आपसे है कि हर रजिस्टर में से आपने एक तो करंट बताना है, दूसरा आपने बताना है कि इसके अंदर कितनी पावर डेसिपेट हो रही है। इन दोनों में से एक जितनी होगी, इन दोनों में एक जितनी होगी, और इसमें डिफरेंट होगी, इसमें भी डिफरेंट होगी। तो खैर हमने निकालनी है 3। अब आप पहले करंट तो निकालो ना। हम इस लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है तो ये पॉजिटिव 6 वोल्ट, आगे लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये इसको I1 बोला हुआ है, माइनस में होगा I1। इधर के आपको चाहिए क्या, देखो करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है, I1 नीचे को है, लूप भी नीचे को है, तो माइनस में होगा। आपको चाहिए I1 माइनस I2 और साथ में 2। इस डायरेक्शन में गए तो लूप और करंट सेम है, माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज किया तो इस माइनस की वजह से अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो ये माइनस I1 माइनस 2I1
+2i2 इक्वल टू -i1 इक्वल टू -6। अब ये आपके पास हो जाएगा 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4, -4i1 +2i2 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से आप -2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा तो -2i1 +i2 इक्वल टू -6, और ये 3 हो गया, -2i1 +i2 इक्वल टू -3। ये आपके पास क्या आ गया इसका इक्वेशन नंबर 1। अब आपने करना ये है कि इस लूप के लिए इक्वेशन लिख लो। इस लूप के लिए इक्वेशन लिखोगे तो बच्चे देखो, यहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर से बैटरी से, यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लो, चलो यहाँ से शुरू कर लो, मर्जी आपकी। बैटरी से शुरू किया तो चलो इधर से शुरू कर लो, इसी रजिस्टर से, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना है 2 ओम। अब आपको चाहिए क्या I2। पहले लूप और करंट की डायरेक्शन देखो, लूप इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, यही डायरेक्शन है ना, प्लस में होगा I2 - I1 इंटू 2 ओम। यहाँ से लूप की डायरेक्शन में इधर गए, लूप तो इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव में होगा I2। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी I2 ही है, तो ये 2 ओम है, तो ये हो गया। फिर करंट की करंट ऊपर को, लूप नीचे को, तो प्लस में होगा ना 2i2। अब लूप देखो, बैटरी में हम लूप को देखते हैं ना, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है तो -10। अब ये लूप इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या होगी पॉजिटिव I2 इक्वल टू 0। अब ये 10 तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास 2i2 -2i1 +i2 +2i2 +i2 इक्वल टू -2i1, राइट। 2 2 4 और 2 6, तो ये आपके पास कितने हो गए 6i2 -2i1 इक्वल टू ये मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे 10 आना था, 10 समझ आ गया। तो यहाँ पर ये +10 आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया -2i1 +6i2 इक्वल टू 10। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशंस को एडअप कर दो, -2i1 +i2 इक्वल टू 3, -2i1 +6i2 इक्वल टू 10। अब ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आ गया -5i2 इक्वल टू -7। तो I2 आपके पास आ गया, माइनस से माइनस गया 7/5, और ये आपके पास आ गया क्या मिला 7/5 1.4। ओके, इसी तरह से I1 निकाल लो, इसमें वैल्यूज पुट करके, -2i1 +6i2 की वैल्यू कितनी है 1.4 इक्वल टू 10। अब ये इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करा लो, तो ये 8.4 आ गया, -2i1 इक्वल टू 10 -8.4, ठीक है। तो 10 माइनस आंसर ये आ गया 1.6,
तो -2I1 इक्वल टू 1.6। तो I1 आपके पास आ गया 0.8। ठीक है, ये है आपका आंसर I2 का। ओके, 0.8 और 1.4 सही है। अब आपने बेटा करना क्या है, देखो इन दोनों में से करंट सेम है तो इन दोनों के लिए एक ही निकाल लो। ठीक है, इसमें करंट I1, यानी इसको अगर मैं R1 बोल दूँ, ठीक है, इसको R2 बोल दूँ, इसको R3 बोल दूँ, इसको R4 बोल दूँ, इसको R5 बोल दूँ, इसको R6 बोल दूँ, तो क्या होगा, R1 और R2 में से करंट सेम है, I1 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लेती हूँ क्योंकि फिर ना प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, देखो करंट थ्रू R1 इक्वल टू R2, तो वो कितना है, R1 ही है ना, I1 ही गुजर रहा है दोनों में से, और वो कितना है I1 I1 कितना है 0.8। तो पावर डेसिपेशन भी सेम ही होगी दोनों में से। पावर डेसिपेशन कितनी होगी, वो होती है IR स्क्वायर ना, कि I स्क्वायर R, आई थिंक I स्क्वायर R होती है। तो I स्क्वायर R कितनी होगी, 0.8 का स्क्वायर, R है आपके पास 1, तो ये हो गया 6.4 ऑलमोस्ट 0.64, हाँ, और ये 0.64 वाट, यानी इसमें से भी 0.64 वाट खत्म होंगे, इसमें से भी 0.64। अब करंट थ्रो R3 और R4 सेम है। ठीक है, मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर देती हूँ, हाँ अब ठीक है। करंट इन दोनों में से भी करंट सेम है, तो यहाँ पर करंट थ्रू R3 इक्वल टू R4 कितना है, I2 ही है, तो कितना है वो जी, कितना है 1.4। तो पावर डेसिपेशन भी सेम होगी, कितनी होगी I स्क्वायर R, यानी 1.4 का स्क्वायर और साथ में R कितना है 1 हो, तो 1.4 का स्क्वायर 1.6 हो जाएगा आई थिंक, सो यस 1.96, यानी इतना पावर जो है वो इन दो में डेसिपेट हो रही है। इसमें से कितनी होगी, R5 में से, थ्रू R5 कितनी होगी, I स्क्वायर R, I स्क्वायर तो इसका 1.4 ही है ना, और R कितना है 2 ओम, तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3.92। ओके, इसमें से 3.92। इसमें करंट कितना है टोटल, करंट थ्रू अब नज़र आ रहा है, इसमें से करंट कितना है बेटा, करंट इसमें से दोनों ही हैं, टोटल करंट है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो टोटल करंट तो पहले आप देखो ना, R6 कितना है, I1 भी इस डायरेक्शन में है, I2 भी इस डायरेक्शन में, तो हम प्लस करेंगे इन दोनों को, I1 प्लस I2, तो वो कितना है 1.4 प्लस
0.8, हाँ, तो यहाँ पर आ गया 1.4 प्लस 0.8, यह आ गया 2.2। तो पावर डेसिपेशन कितनी होगी? ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पावर डेसिपेशन है। तो ये होगी आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर है 2.2 का स्क्वायर और आर कितना है 2 ओम। तो इसी का स्क्वायर ले लेते हैं। ओ सॉरी 2.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 9.68, राइट। और इसी थका देने वाले लेक्चर के साथ ही, और ये देखो 9.8 और यहाँ पे भी देखो 9.8, आपके आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।